Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Systematic Way to Physics. Dear students, in this lecture we are going to study about damped electromagnetic oscillator. Before this we have studied electromagnetic oscillator. Now what is damped electromagnetic oscillator? The oscillations produced by charge contained in RLC series circuit when it oscillates back and forth through resistance are called damped oscillations. और मैकेनिक्स में हमने कहा था when amplitude decreases steadily with time then the oscillations are called damped oscillations. ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिसिटी में होता है. इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं तो चार्ज जो है वो जब बैक एंड फोर्थ मूव करता है, आगे पीछे मूव करता है रेजिस्टेंस में से, तो उस वक़्त वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होती हैं और वो जो ऑसिलेशंस होती हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहलाती हैं. ठीक, द ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज कंटेन्ड इन RLC सीरीज सर्किट. ये इंशाल्लाह आगे जाके आएगा RLC सीरीज सर्किट. When it oscillates back and forth through resistance are called damped oscillations. The oscillator having damped oscillations is called damped oscillator. ठीक, बिल्कुल ये एग्जाम्पल उसी तरह है जिस तरह सपोज झूला है, स्विंग या झूला, उसको अगर आप एक तरफ से पकड़ के ऐसे पीछे की तरफ लेके और छोड़ दें तो वो ऑसिलेट करता है और कुछ अर्से बाद उसकी जो ऑसिलेशंस होती हैं वो डैम्प आउट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं. वो जो ऑसिलेशंस हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस हैं और वो खुद जो झूला है, जो स्विंग है, जिसके अंदर ये डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुई हैं, इट इज़ कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेटर. इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट को, ठीक है, जिसके अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस हुई हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेटर कहलाएगा. The electromagnetic energy is dissipated as thermal energy due to damped oscillations. एम्पलीट्यूड का कम होना इस बात का प्रूफ है कि एनर्जी में डिक्रीज़ आ रही है. क्यों? क्योंकि एनर्जी डिसिपेट होती जा रही है. क्यों हो रही है? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो एनर्जी डिसिपेट करती है. ठीक, ये आप साथ फिगर देख रहे हैं, इसमें एक L और C, एक इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज़ में लगाए हुए हैं विद resistor. Consider RLC series circuit containing a resistor of resistance R, inductor of inductance L, and charge capacitor of capacitance C as shown in diagram. The total electromagnetic energy U is equal to the sum of electrical energy and magnetic energy. हमें पता है, because resistance does not store energy. रेजिस्टेंस एनर्जी डिसिपेट करती है, स्टोर नहीं करती. स्टोर जो एनर्जी करते हैं वो कैपेसिटर और इंडक्टर करते हैं. सो जो टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होगी वो दोनों एनर्जीज का सम होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द इंडक्टर का. द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिक्रीजेज विद पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज इट इज ट्रांसफर टू थर्मल एनर्जी इन द रेजिस्टेंस. The amplitude of damped oscillations also decreases. ठीक, यही बात मैंने कही थी पहले. So the total electromagnetic energy of damped oscillator is given by, दोनों का सम कर दें, total energy U is equal to UE electric energy plus UM magnetic energy. इलेक्ट्रिक एनर्जी हम जानते हैं Q स्क्वायर ओवर 2C होता है और मैग्नेटिक एनर्जी हम जानते हैं हाफ LI स्क्वायर होता है. The rate of transfer of electromagnetic energy to thermal energy is, अब वो जो एनर्जी है वो किस रेट पे ट्रांसफ़र हो रही है. रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर. ठीक, ये हम जानते हैं. रेट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज़ कॉल्ड पावर, du/dt. ठीक, और ये पावर क्या है? पावर डिसिपेट हो रही है अक्रॉस द रेजिस्टेंस, इसलिए माइनस I स्क्वायर R लिखा है. जो I स्क्वायर R है ये पावर है.
हम जानते हैं P इज इक्वल टू वी आई होता है, P इज इक्वल टू वी आई और V इज इक्वल टू आई आर, तो आई आर इंटू आई, आई स्क्वायर आर। तो माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि एनर्जी डिसिपेट हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डी यू बाई डी टी क्या है? ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक, इसकी पावर बोलते हैं। P को डी यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं। डी यू बाई डी टी इज इक्वल माइनस आई स्क्वायर आर। नो यू की वैल्यू पुट कर दो, तो और माइनस साइन जो है वो लेफ्ट साइड पे ले आओ, माइनस साइन आप लेफ्ट साइड पे ले आए हो, ओके। ये या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस इधर है ना, तो इसको इधर भी हम लिख सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके। सो माइनस डी बाई डी टी हाफ एल आई स्क्र प्लस क्यू स्क्र ओवर टू सी, ये यू की वैल्यू पुट कर दी, हाफ एल आई स्क्र प्लस क्यू स्क्र ओवर टू सी इज इक्वल टू आई स्क्र आर। अब आप कर लें इनका अलग अलग डेरिवेटिव ले लें, इसका भी और इसका भी। जब इसका लेंगे ये है टू आई, ठीक, टू आई, टू से टू कट गया, माइनस एल आई डी आई बाई डी टी इज इक्वल माइनस इसका लेंगे टू क्यू आएगा, टू से टू कट जाएगा, और ये बाहर जो माइनस है ऐसे माइनस माइनस क्यू ओवर सी डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक, माइनस एल आई डी बाई डी टी, डी बाई डी टी, ये जो आई है ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, डी क्यू बाई डी टी, आई को हमने डी क्यू बाई डी टी लिखा, इज इक्वल माइनस क्यू बाई आई, डी क्यू बाई डी टी को हम आई लिखा, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आप क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस एल, हर तरफ जो दोनों तरफ जो है राइट और लेफ्ट साइड पे आई पे डिवाइड कर दो, ये आई ख़त्म हो जाएगा, ये आई ख़त्म हो जाएगा, ये आई ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस एल डी स्क्र क्यू बाई डी टी स्क्र माइनस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू आई आर। तो इसको भी आप सबको राइट साइड पे ले जाओ, इसको भी और इसको भी, ये आ जाएगा प्लस में आ जाएंगे एल डी स्क्र क्यू बाई डी टी स्क्र प्लस प्लस क्या आ जाएगा आर, ये जब आया था आर इधर, आर आई को डी क्यू बाई डी टी प्लस ये वन ओवर सी क्यू लिखा है हमने, ये जो आई है इसको डी क्यू बाई डी टी लिखा, आर का आर वैसे का वैसा आ गया। सो एल डी स्क्र क्यू बाई डी टी स्क्र प्लस आर डी क्यू बाई डी टी प्लस वन बाई सी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। जब ये हम उधर ले गए थे, ये सारी चीज़ें उधर ले गए थे, आई को हमने डी क्यू बाई डी टी लिखा है और आर का आर वैसा का वैसा आ गया। अब ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक। इट इज़ कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई पर माइनस आर टी ओवर टू एल कॉज ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव। ये अब याद कर लें कि जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनका सोल्यूशन इस फॉर्म में होता है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर टू एल इंटू कॉज ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव, वेयर ओमेगा प्राइम क्या है, ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर माइनस आर बाई टू एल का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, एंड ओमेगा किसके इक्वल होता है, वन ओवर एल सी अंडर रूट, जिसको हम पढ़ चुके हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी वो ओमेगा होती है वन ओवर एल सी अंडर रूट, जो डैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा प्राइम है, और वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस आर ओवर टू एल का स्क्वायर अंडर रूट। आप देख सकते हैं कि जो ओमेगा है ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है या अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है, या जब फ्रीक्वेंसी जब रेजिस्टेंस नहीं है तो उसमें से माइनस हो रहा है आर ओवर टू एल का स्क्वायर। जब ये रकम माइनस होगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कम आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, डैम्प्ड ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अनडैम्प्ड ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी से कम होती है। दिस इक्वेशन गिव्स द चार्ज ऑसिलेशन ऑफ द कैपेसिटर। इट डिस्क्राइब्स द साइनोसॉइडल ऑसिलेशंस विद एक्सपोनेंशियली डिकेइंग एम्पलीट्यूड। ये जो इसके अंदर क्योंकि सोल्यूशन के अंदर ये एक्सपोनेंशियल आ गया तो एक्सपोनेंशियल जो चार्ज ये है वो कम हो रहा है। The angular frequency omega of the damped oscillator is always less than the angular frequency of the undamped oscillator, क्योंकि ये जो R over 2L है फैक्टर है ये इसमें से माइनस हो रहा है, इसलिए ओमेगा प्राइम जो होगा वो ओमेगा से लेस होगा। नो ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ठीक। आप देखें ये एम्पलीट्यूड है, ये ज़ीरो पे मैक्सिमम है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एम्पलीट्यूड कम हुआ, फिर दूसरी डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, मैक्सिमम हुआ फिर कम हुआ।
अब देखिए एम्पलीट्यूड में वेरिएशन आ रही है, एम्पलीट्यूड जो है वो सेम नहीं रह रहा। एम्पलीट्यूड में पहले यहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे कम हुआ, कम हुआ, कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, यहाँ तक जाके ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड में कमी आ रही है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं रह रहा। ऐसी ऑसिलेशंस को जिसमें एम्पलीट्यूड जो है वो कम होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन कहलाती हैं। तो ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। और अगर एन डैम्प्ड होता, अगर एनर्जी ज़ाया ना होती तो एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता। Thus the electrical energy stored in electric field of capacitor is given by, हम जानते हैं U is equal to Q square over 2C। अब जो Q है ये हमने वैल्यू निकाली है, सोल्यूशन निकाला है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का कि Q is equal to Q नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस RT over 2L cos ओमेगा प्राइम T प्लस फाई। तो ये हमने सोल्यूशन निकाल। अब ये वैल्यू पुट कर दें, Q की वैल्यू पुट कर दें, तो Q का ऊपर स्केयर भी है, तो Q की वैल्यू पुट कर दें, Q नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस RT over 2L cos ओमेगा प्राइम T प्लस फाई होल का स्केयर डिवाइड बाई 2C। ठीक, अब आप स्क्वायर ले रहे हैं पूरे का, तो क्यू नॉट का स्क्वायर आ गया ओवर 2C इंटू ई पावर माइनस आर टी ओवर 2L का स्क्वायर जब लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस आर टी ओवर एल आ गया, और आगे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा प्राइम टी प्लस फाइव। ये आपने हर एक का अलग अलग जो स्क्वायर वो ले लिया। So the energy of the electric field oscillates according to a cosine square term, and amplitude of that oscillation decreases exponentially with time। क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैपेसिटर की एनर्जी निकाली है ना, यू ई इज इक्वल टू क्यू नॉट एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर एल कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइड बाई 2C। ये हमने अभी निकाली है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि ये जो एनर्जी है यू ई वो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव पे डिपेंडेंट है, और जो एम्पलीट्यूड है क्यू नॉट स्क्वायर ओवर 2C एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर टी ओवर एल। तो ये जो एम्पलीट्यूड है ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है जैसे जैसे, क्योंकि टी बढ़ रहा है ना, तो एक्सपोनेंशियली जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो उसमें कमी वाक़या हो रही है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हम जानते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर इन आर सीरीज सर्किट व्हेन डैम्पिंग इज़ वेरी स्मॉल इज कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर। जब डैम्पिंग नहीं है, जब एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है, डैम्पिंग मीन एनर्जी की डिसिपेशन, जब एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही है उस वक्त जो ऑसिलेशन होंगी उनको हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेशन कहेंगे। द फार्मूला ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल 1 ओवर एल सी अंडर रूट, या एफ इज इक्वल 1 ओवर 2 पाई एल सी अंडर रूट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो व्हाट आर फोर्स्ड ऑसिलेशंस? What are forced oscillations? The electromagnetic oscillations generated in RLC series circuit when it is excited by external generator having time varying energy, time varying EMF E is equal to E naught cos omega t are called forced oscillations। मीन अगर हम एक्सटर्नली तौर पे जो है वो जो है, पहले तो हमने कैपेसिटर चार्ज किया हुआ था ना, उस वजह से ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो रही थी। अब हम अगर एक ऐसी सोर्स लगा दें जो जो अल्टरनेटिंग हो, जिस तरह अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स अगर हम एक्सटर्नली तौर पे कनेक्ट कर दें आरएलसी सीरीज सर्किट में, तो उस वक्त जो ऑसिलेशंस होंगी वो फोर्स ऑसिलेशन कहलाएंगी। जिस तरह स्विंग है या झूला है, तो एक तो ये कि आप उसको जो है वो पकड़ के एक दफ़ा छोड़ दें और वो खुद ही फिर ऐसे ऑसिलेट करता रहेगा, तो नेचुरल ऑसिलेशन है उसके अंदर। अगर आप उसके ऊपर बार बार फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नली तौर पे भी फोर्स लगा रहे हो, तो फिर आप उसके अंदर फोर्स ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। यही बात हम आरएलसी सीरीज सर्किट के अंदर कर रहे हैं। एक तो आपने जब कैपेसिटर को चार्ज किया हुआ था तो उस वजह से वो चार्ज डिस्चार्ज हो रहा था और एनर्जी इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक में, मैग्नेटिक से इलेक्ट्रिक में वो कन्वर्ट होती जा रही थी। तो उस वक्त जो ऑसिलेशन थी वो नेचुरल ऑसिलेशंस थी। अब अगर हम उसी सर्किट में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स भी कनेक्ट कर दें तो उसकी भी ऑसिलेशन होगी। ठीक, अब जो ऑसिलेशन होंगी उसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी, और जो अब जो ऑसिलेशन प्रोड्यूस होंगी वो होंगी फोर्स ऑसिलेशंस। द फोर्स ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इन द आरएलसी सीरीज सर्किट मस्ट अकर एट द एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। जब एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, या इसका एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी को हम एक्सटर्नल ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम ओमेगा डी से डिनोट करते हैं। वाट एवर इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट,
नेचुरल फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सर्किट की, RLC सीरीज सर्किट की, लेकिन जब हाँ आपने बैटरी लगा दी है, या आपने सॉरी बैटरी नहीं, कोई अल्टरनेटिंग सोर्स लगा दी है ना, वो अल्टरनेटिंग सोर्स जो है वो चार्जेस की हो सकती है, करंट की या पोटेंशियल डिफरेंस की है, तो इनकी ये सब अल्टरनेटिंग की बात हम कर रहे हैं। उस वक्त कोई ना कोई उसकी फ्रीक्वेंसी तो होगी ना। वो जो फ्रीक्वेंसी, इसको हम ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है वो सर्किट को जो है वो फिर ऑपरेट करवाएगी। रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस जिस तरह आप लोग मैकेनिक्स में जानते हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे होते हैं, उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है वो, जो उसको हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उस बॉडी की जो अपनी फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब वो मैच कर जाती हैं तो एम्पलीट्यूड में इजाफा होता है। तो हम देखते हैं कि अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर में क्या होता है। द करंट इस्टेब्लिश्ड इन द सर्किट इज गिवन बाई, ये जो करंट है आई इज इक्वल आई नॉट, ये अल्टरनेटिंग करंट है, इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी, आई इज इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा डी टी माइनस फाइव। तो ये जो ओमेगा डी है ये आप जानते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है, और जो फाई है ये फेज एंगल है। ठीक। द करंट एम्पलीट्यूड आई नॉट इज़ अ मेजर ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ द करंट टू द ड्राइविंग EMF। अब ये मैक्सिमम करंट कितना है ये डिपेंड करता है कि कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का, ड्राइविंग EMF का टू द सर्किट। द एम्पलीट्यूड आई नॉट इज़ लार्ज व्हेन ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इज़ क्लोज टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है वो और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है वो तकरीबन आपस में इक्वल होंगी, उसको एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा। जिस तरह झोले की एग्जांपल लें कि जब अप्लाइड फोर्स जो लगा रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी और उस बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड में इजाफा हो जाता है। तो यही एम्पलीट्यूड, करंट का एम्पलीट्यूड यहाँ पे बात हो रही है आई नॉट के, आई नॉट में इजाफा हो जाएगा जब हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है सर्किट की, LC सर्किट की, और जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है सोर्स की, जब वो आपस में मैच कर जाएंगे। ठीक। when the when the driving frequency is close to the natural frequency of the system, this is called resonance condition। ये रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है, एंड गिवन बाय ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल 1/LC अंडर रूट। ठीक, समझ आ गई बात की कि जो हमारा सर्किट है LC सर्किट, उसकी फ्रीक्वेंसी और जो ड्राइविंग सोर्स है, जो हमने जो एक्सटर्नल सोर्स लगाई है, उसकी फ्रीक्वेंसी जब आपस में वेरी क्लोज होंगी, उस वक्त जो करंट होगा वो आई नॉट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और जो हमारे पास जो है कंडीशन है वो रेजोनेंस कहलाती है। The three resonance curves corresponds to different values of resistance of the circuit as shown in diagram called frequency response curve। अब जो हमारा LC सर्किट नहीं था शुरू में जो हमने एक्सपोज किया था, उसमें जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी R, अब उसकी हमने मुख्तलिफ वैल्यू ले ली। ठीक, कम, ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, और फिर हमने देखा है कि उससे सर्किट पे क्या फ़र्क पड़ता है। जब रेजिस्टेंस कम होगी उसका मतलब क्या हुआ कि लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा, उस वक्त जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा। आई नॉट जो है एम्पलीट्यूड वो ज़्यादा होगा। ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है, ग्राफ फ्रीक्वेंसी में और करंट एम्पलीट्यूड में ड्रॉ किया गया है। आप देखिए रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर ये जो बीच में डॉटेड लाइन है, यहाँ पे रेजोनेंस हुई है। रेजोनेंस समझ गया ना क्या होती है? रेजोनेंस क्या है कि जब जो एक्सटर्नल सोर्स हमने लगाई है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी और जो हमारा सर्किट है उसकी फ्रीक्वेंसी आपस में इक्वल होंगी। ठीक, उस वक्त जो कंडीशन है वो रेजोनेंस है। उस वक्त जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, और जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो डॉट लगा के बताइए ना, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिस पर रेजोनेंस अक्कर होती है। सो 3 कर्व ये ड्रॉ की गई हैं, XL और XC, इनके इंडक्टर और जो कैपेसिटर हैं उनकी रिएक्टेंसेस XC और XL इक्वल हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है पहले 10 ओम है, फिर 30 ओम है, फिर 100 ओम है। तो आप देख सकते हैं रेजिस्टेंसेस वेरी कर रही हैं। 10 ओम के लिए देखें कि जो करंट है वो मैक्सिमम है। जो 30 ओम है उसके लिए देखें कि जो पीक है वो कम हो गई है, इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज़ कर गया। और 100 ओम के लिए और का डिक्रीज़ हो गया, ये नीचे आ गई है कर्व। और अगर और ज़्यादा मतलब 150 या 200 या 300 या 400 ओम रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी
उतनी ये जो कर्व है ये फ्लैट होती जाएगी, उतनी ये कर्व फ्लैट होती जाएगी, जो एम्पलीट्यूड होगा वो उतना कम होगा। मतलब डैम्पिंग जितनी ज़्यादा होती जा रही है उतना एम्पलीट्यूड में डिक्रीज आती जा रही है। The three resonance curves corresponding to different values of resistance of the circuit are shown in diagram called frequency response curves। ये तीनों frequency response curves कहलाती हैं। The horizontal arrow lines, ये जो ऊपर लाइन ड्रॉ की है, horizontal arrow line indicate the width of sharpness। ठीक है, ये जो आपको दिखाता हूँ, ये वाली ये विड्थ ऑफ रेजोनेंट कर्व है, ये भी विड्थ है। तो विड्थ क्या कर रही है, विड्थ बढ़ रही है जैसे जैसे जो है वो रेजिस्टेंस बढ़ रही है, विड्थ और शार्पनेस ऑफ ईच जो है वो बढ़ रही है। दी रेजोनेंस पीक बिकम्स शार्पर एंड आर डिक्रीजेज। ये पीक है, ये शार्प है, ये ज़्यादा नुकीली है ज़्यादा, और ये बढ़ गई है, और ये और बढ़ गई है एज शोन बाय हॉरिजॉन्टल एरोज ड्रू एट दी हाफ मैक्सिमम लेवल। ये हाफ मैक्सिमम लेवल के ऊपर है, ये हाफ मैक्सिमम लेवल है, ये यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। अब ये जो सर्किट्स होते हैं ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, एलसी ऑसिलेटर्स, इन ट्यूनिंग नॉब ऑफ अ रेडियो सेट। रेडियो सेट देखा होगा, उसके ना साइड पे लगी होता है एक बटन सा, उसको ट्यूनिंग नॉब कहते हैं। तो इन ट्यूनिंग नॉब ऑफ द रेडियो सेट वी आर एडजस्टिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरनल एलसी सर्किट टू मैच द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल ट्रांसमिशन बाय द एंटीना ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशंस। जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन से जो सिग्नल भेजे गए थे, उन सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है। वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो है जब हमारे रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी तो हमें वो जो है नशरियात जो हैं वो मिलेंगी। ठीक है, मतलब हमारा जो रेडियो सेट है ना, उसके अंदर भी एक एलसी सर्किट होता है, इंडक्टर और कैपेसिटर लगे होते हैं। उस इंडक्टर कैपेसिटर की भी अपनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और उसके साथ हम मैच करवा रहे होते हैं मुख्तलिफ स्टेशंस की फ्रीक्वेंसी। जो ट्यूनिंग नॉब है ना साथ लगी होती है, उससे मैच करवा रहे होते हैं। मैच कैसे करवाते हैं, असल में आप ना जो नॉब से जो जब उसको ट्यून करते हो तो आप उस सर्किट के अंदर जो रेडियो के अंदर लगा हुआ सर्किट है उसकी कैपेसिटेंस बदल रहे होते हैं। एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर लगा होता है। जो कैपेसिटर होता है वो वेरिएबल होता है, वेरिएबल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वो आप चेंज करते हो, क्योंकि आपने कहा था ना एफ इज इक्वल 1/2 पाई एल सी अंडर रूट, एफ इज इक्वल 1/2 पाई एल सी अंडर रूट। तो सी बदलते हैं तो एफ बदलता है। एफ बदलते बदलते जब हमारी जो एक्सटर्नली तौर पर जो सिग्नल मौजूद हैं, जब किसी के साथ वो मैच कर जाता है, जब किसी भी सिग्नल के साथ वो सिग्नल जो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो वो नशरियात जो हैं वो हमारे रेडियो सेट के ऊपर आ जाती हैं। सो मैच द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय द एंटीना ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। द शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट व्हेन देयर आर मैनी सिग्नल whose frequencies are close together। ये ज़्यादा मतलब आप एक ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर मुख्तलिफ जो है स्टेशन आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है, तो उस वक्त ज़्यादा जो है वो हमें जो है वो कम जो है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए वो कहता है कि शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग बिकम्स इम्पॉर्टेंट, उस वक्त ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाती है जब जो एक ही जगह पे एक ही फ्रीक्वेंसी के लिए मुख्तलिफ जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो आपके रेडियो सेट के ऊपर रिसीव हो रही होती हैं। आई होप समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम यू कैन डिस्कस विद मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। ये लेक्चर अच्छे तरीके से ज़रूर सुना करें।